राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी के जन्मदिन पर हिस्ट्री का वो चैप्टर जो आपने सुना ना होगा। कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार के इतिहास पर बड़ा गर्व होना भी चाहिए, लेकिन इसी गांधी नेहरू परिवार का एक सदस्य ऐसा भी है जिसे खुद ऐसा लगता है कांग्रेस ने भुला कर रखा हुआ है। वो गांधी जिसका जिक्र भी कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग करते नहीं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के दादाजी, राजीव गांधी के पिताजी, इंदिरा गांधी के पति और जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज जहांगीर गांधी की, जिनका आज जन्मदिन होता है। आज ही के दिन साल 1912 में फिरोज जहांगीर गांधी पैदा हुए। फिरोज गांधी की कई पहचान रही। वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, रायबरेली से सांसद भी बने थे, कई सामाजिक काम में भी जुड़े रहते थे। लेकिन आज फिरोज गांधी के जन्मदिन पर गांधी परिवार और कांग्रेस में कोई हलचल भी बड़ी नहीं दिखी। फिरोज गांधी को कांग्रेस ने किस तरह से भुलाया है आप खुद देखिए। भाई, जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन दिल्ली में, इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल दिल्ली में, राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि दिल्ली में, लेकिन फिरोज गांधी की कब्र या समाधि जो कहिए दिल्ली में नहीं है, वो यूपी के प्रयागराज में। गांधी परिवार से जुड़े लोगों की समाधि दिल्ली में बनाई जाती, भव्य बनाई जाती, लेकिन फिरोज गांधी को दिल्ली में जगह तक नहीं मिली। और तो और प्रयागराज में फिरोज गांधी की कब्र या समाधि जो कहिए वो गांधी परिवार के सदस्य जाने से बचते हैं। फिरोज गांधी से गांधी परिवार ने दूरी क्यों बनाई, फिरोज गांधी ने कैसे आजाद भारत में नेहरू सरकार के पहले घोटाले पर सवाल उठाए थे, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज फिरोज गांधी का जन्मदिन है। उनका इतिहास और गांधी नेहरू परिवार के साथ उनके संबंधों का चैप्टर खोलूंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि फिरोज गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस और गांधी परिवार ने क्या किया। भाई, ना राहुल गांधी का एक पोस्ट आया, ना प्रियंका वाड्रा का एक पोस्ट आया, ना कांग्रेस का एक पोस्ट आया कि भाई आज फिरोज गांधी का जन्मदिन। यानी गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए फिरोज गांधी के लिए इतना टाइम भी नहीं था कि वो जन्मदिन पर उनको याद कर सके सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं, फिरोज गांधी की समाधि पर भी गांधी परिवार का कोई सदस्य सालों से नहीं गया है कहा जाता है। प्रयागराज में फिरोज गांधी की समाधि बदहाल स्थिति में है, कोई झांकने नहीं जाता वहां। राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी की समाधि पर 2008 में गए थे और उसके बाद 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2011 में गए थे, जबकि प्रियंका वाड्रा 2009 में अपने दादा की समाधि पर गई। नेहरू परिवार में फिरोज गांधी की ऑफिशियल एंट्री इंदिरा गांधी से शादी करने के बाद हुई। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की शादी मार्च 1942 में हुई। फिरोज गांधी और इंदिरा की शादी को शुरू से ही बेमेल माना गया था। दरअसल फिरोज गांधी को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती। यह भी कहा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही फिरोज और इंदिरा अलग अलग रहने लगे थे। पत्रकार कूमी कपूर ने अपनी किताब द टाटास, फ्रेडी मर्करी एंड अदर बावाज में लिखा है कि फिरोज और इंदिरा की शादी के बाद भी नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा पर कुछ ज्यादा ही अधिकार बनाए रखा। जब नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जोर दिया कि इंदिरा उनकी आधिकारिक होस्टेस बनकर दिल्ली चले, लेकिन फिरोज ने दिल्ली जाने से की बजाय लखनऊ में रहना पसंद किया। फिरोज गांधी सहज स्वभाव के थे, लेकिन कई कांग्रेसी नेता फिरोज गांधी को हल्के चरित्र का व्यक्ति मानते थे। फिरोज गांधी अक्सर कॉफी हाउस में हंसी मजाक करते पाए जाते थे। उनकी छवि ऐसे व्यक्ति की थी जिनके आसपास कई महिलाओं के रहने की खबरें थी, कई महिलाओं से उनके संबंध। किताब में लिखा है कि एक समय फिरोज इंदिरा को तलाक देना चाहते थे। तलाक देकर वो लखनऊ की एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार की महिला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसे रोक दिया। नेहरू नहीं चाहते थे कि इससे परिवार का नाम बदनाम। ये कूमी कपूर की किताब में लिखा हुआ है। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच संबंध सामान्य नहीं थे, यह भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी से फिरोज गांधी की दूरियां बढ़ रही थी। इसी बीच 1959 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद फिरोज गांधी ने इंदिरा को फासिस्ट तक कह दिया था। अप्रैल 1957 में केरल में लेफ्ट की सरकार बनी थी। यह कांग्रेस के लिए पहला चुनावी झटका था। लेफ्ट की सरकार ने केरल में कई सुधारवादी कदम उठाए, जिनको लेकर काफी विवाद भी हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों से अशांति पैदा हो गई, कई लोग जेल भेजे, कई मौकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो लगातार केरल सरकार को बर्खास्त करने का दबाव बना रही थी। 29 जून 1959 को कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में केरल सरकार बर्खास्त करने की मांग की गई। 21 जुलाई 1959 को राष्ट्रपति ने केरल सरकार
बर्खास्त करने के आदेश पर साइन कर दिया। केरल सरकार बर्खास्त करने के फैसले से नेहरू की लोकतांत्रिक छवि को गहरा धक्का लगा। नेहरू की जीवनी लिखने वाले एस गोपाल के मुताबिक इस फैसले से नेहरू की प्रतिष्ठा कलंकित हो गई थी। केरल सरकार बर्खास्त करने के फैसले से फिरोज गांधी भी खूब नाराज थे। इंदिरा ने इस फैसले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बिना केंद्र के राजी हुए यह फैसला नहीं हो पाता। लेकिन फिरोज गांधी इस फैसले से भयंकर नाराज थे। स्वीडिश लेखक बर्टिल फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखा है कि जैसे ही फिरोज गांधी को इंदिरा की जिद के बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हुए। लंच के दौरान फिरोज और इंदिरा के बीच इस मुद्दे पर झगड़ा भी हुआ। फिरोज ने इंदिरा गांधी को फासिस्ट तक कह दिया। फिरोज गांधी वो नेता हैं जिन्होंने आजाद भारत के पहले फाइनेंशियल घोटाले का भी खुलासा किया था बॉस। ये साल 1958 की बात। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यानी फिरोज गांधी के ससुर जी। फिरोज गांधी अक्सर नेहरू सरकार की टांग खींचा करते, कमियों और गलतियों के बारे में बताते रहते। इसी दौरान फिरोज गांधी ने LIC मुंदड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया, जिससे उस समय देश की राजनीति में भूचाल आ गया। हरिदास मुंदड़ा कोलकाता के मारवाड़ी व्यापारी और सटोरिये थे। मुंदड़ा ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपना फायदा किया। LIC को अपनी संदिग्ध कंपनियों के शेयर ऊंचे दाम पर खरीदने को मजबूर किया। जो आज राहुल गांधी कहते हैं ना LIC का पैसा डुबा दिया मोदी ने, वो तो नहीं डूबा। उस जमाने में क्या हुआ था सुनिए। LIC को जब ये जबरदस्ती ये सब शेयर वेयर खरीदा दिया गया तो उससे LIC को उस जमाने में करोड़ों का नुकसान हुआ। हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों का कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। मुंदड़ा की प्लानिंग थी कि LIC के निवेश की खबर से उसकी कंपनी के शेयर महंगे बिके। इस स्कैम का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में यह कहते हुए किया था कि उनके पास इसके सबूत हैं। फिरोज गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधान वित्त सचिव HM पटेल और वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी ने LIC पर दबाव बनाया था। यह दावा भी किया गया कि उनके पास वित्त सचिव और वित्त मंत्री के बीच के कुछ गोपनीय पत्र भी हैं। आरोप लगने पर प्रधानमंत्री नेहरू ने बंबई उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस MC छागला की अध्यक्षता में जांच आयोग बना दिया। जस्टिस छागला ने 24 दिन में इस मामले की जांच पूरी कर ली और मुंदड़ा को जालसाजी का दोषी माना। जस्टिस छागला ने वित्त मंत्री, वित्त सचिव और LIC के कुछ अफसरों पर केस चलाने और पद से हटाने का निर्देश भी दिया। इसके फौरन बाद PM नेहरू ने वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी से इस्तीफा मांग लिया। इस घटना के बाद फिरोज गांधी और नेहरू के रिश्ते कहा जाता कि कभी सामान्य नहीं रह पाए। इंदिरा के बाद नेहरू से भी उनकी नहीं बन पाई। शायद यही वजह थी कि लोकप्रिय राजनेता होने के बावजूद फिरोज गांधी अपने आखिरी दिनों में अकेले पड़ते चले। फिरोज गांधी के बारे में यह कहा जाता था कि वो विपक्ष के अनऑफिशियल नेता थे। फिरोज गांधी कांग्रेस में थे और रायबरेली से सांसद भी थे, लेकिन वो गलत को गलत कहने से डरते नहीं थे। इसी वजह से फिरोज गांधी को उस समय विपक्ष का अनऑफिशियल लीडर कहा जाता था। हालांकि फिरोज गांधी के परिवार वालों को फिरोज का आजादी की लड़ाई में भाग लेना पसंद नहीं था। इससे जुड़ा एक किस्सा भी आपको बताता हूं, जिसके बारे में बर्टिल फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखा है कि नेहरू परिवार के साथ फिरोज का उठना बैठना उनकी मां रतिमाई को अच्छा नहीं लगता। 1931 में मोतीलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के लिए महात्मा गांधी इलाहाबाद आए थे। तब फिरोज की मां रतिमाई ने महात्मा गांधी से कहा कि वो फिरोज को समझाएं कि आजादी की लड़ाई जैसे खतरनाक काम से दूर रहे। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि बहन, अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हो जाएं तो 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूं। सोचिए, जिनके बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसे नेता हैं फिरोज गांधी कि ऐसे 7 मेरे पास फिरोज गांधी हो जाएं तो 7 दिन में भारत को आजादी मिल जाए। उन फिरोज गांधी के आज जन्मदिन पे कोई याद करने वाला नहीं है उनको। और ये फिरोज गांधी का ही वो जो उनका पहले वो नाम कहा जाता कि फिरोज घैंडी था, बाद में वो फिरोज गांधी हुआ, वही सरनेम ये गांधी परिवार में चला आ रहा। लेकिन जिनसे सरनेम आया उन्हीं को कोई याद नहीं कर रहा। आज फिरोज गांधी को गांधी परिवार ही भूल गया ऐसा लगता है। फिरोज गांधी से कोई संबंध ही नहीं था ऐसा लगता है। आज कांग्रेस जिस गांधी परिवार की बात करती है वो महात्मा गांधी वाली गांधी नहीं है, बल्कि फिरोज गांधी वाली गांधी परिवार है। और फिरोज गांधी भी शुरू में गांधी नहीं थे। इनकी कहानी भी आपको याद दिलाता हूं। फिरोज गांधी का जन्म मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम फरीदून जहांगीर घैंडी था, मां का नाम रतिमाई जहांगीर घैंडी था। और वहां से ये आया है जो बाद में गांधी होके चला जा रहा है। फिरोज घैंडी कैसे फिरोज गांधी बने, इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इसके बारे में लिखते हैं कि फिरोज गांधी भी जवाहरलाल नेहरू के होम टाउन इलाहाबाद से थे। वो पारसी थे, उनका सरनेम पहले घैंडी था। हालांकि जब उन्होंने आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया
तो वो अपना सरनेम महात्मा गांधी के सरनेम गांधी की तरह लिखने लगे। फिरोज गांधी का सरनेम बदलना उनकी पत्नी के लिए काफी अहम साबित हुआ। केवल कुछ भारतीयों को ही नहीं बल्कि कई विदेशी लोग ये मानने लगे कि वो इंदिरा गांधी किसी ना किसी तरह से महात्मा गांधी से जुड़ी हुई, जबकि वो घेंडी बाद में गांधी हुआ और वो फिरोज गांधी वाला गांधी था। लेकिन आज भी पब्लिक ऐसा सोचती है कि जैसे वो गांधी जी के परिवार से आए हुए ये लोग, लेकिन चला जा रहा है। गांधी सरनेम रह गया, फिरोज जी पता नहीं कहां बुला दिए गए। तो आज फिरोज गांधी जी का जन्मदिन था, तो हमें लगा कि आपको यह इतिहास भी याद दिलाना चाहिए। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा नेपाल में सुशीला बन गई नई प्रधानमंत्री, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आई या नहीं, जेनजी में उबाल पैदा करने वाले नेपाल के उन नेपो किड्स के वीडियो जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। भारत के पड़ोस में नेपाल जिस तरह से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा, उसमें 3 दिनों के असमंजस के बाद आज आखिरकार कई बड़े फैसले हुए। जेनजी ने तख्ता पलट तो कर दिया था, लेकिन 3 दिन से सहमति नहीं बन पा रही कि नेपाल को इन हालात में लीड कौन करेगा, नया पीएम बनेगा कौन। अब आखिरकार यह फैसला हो गया कि सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री होंगी। सुशीला कार्की का पीएम बनना भारत के लिए अच्छी खबर है या नहीं, यह आज आपको बताऊंगा। लेकिन आज नेपाल में यह फैसला हुआ कि वहां की संसद को भंग कर दिया गया। सुशीला कार्की अंतरिम सरकार चलाएंगी, क्योंकि तख्ता पलट के बाद से सरकार नाम की कोई चीज तो रही नहीं। सब कुछ इस वक्त सेना संभाल रही है। लूटपाट आगजनी के माहौल के बीच नेपाल में जरूरी था कि कोई नेता सामने आए, कोई अंतरिम सरकार बने जो नेपाल में उस नए पॉलिटिकल सिस्टम पर आगे बढ़े जिस नए पॉलिटिकल सिस्टम की मांग नेपाल के जेनजी कर रहे हैं। पुराने सिस्टम पर तो जेनजी को भरोसा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम ने नेपाल को तबाह करके रख दिया था। यह वही जेनजी है जिसने 3 दिन पहले ओली सरकार को उखाड़ फेंका था और मंत्रियों नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। नेताओं के आलीशान घरों को आग लगा दी थी। संसद भवन से लेकर सरकारी इमारतों तक को फूंक डाला। अब नई पीएम सुशीला कार्की से नेपाल के युवाओं को करप्शन फ्री सरकार की उम्मीद होगी, क्योंकि जेनजी आंदोलन की जड़ ही नेपाल के मंत्रियों और राजनेताओं का करप्शन था। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद भी नेपाल के नेता खुद को राजा महाराजा समझ रहे थे और अपने राजसी ठाट बाट को मेंटेन करने के लिए जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसकी पोल उन नेताओं के बच्चे यानी नेपो किड्स खुद खोल दे रहे थे और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी की रील्स बनाकर नेपाल के बेरोजगार युवाओं को चिढ़ा रहे थे। अपनी विदेश यात्राओं पर मौज मस्ती के वीडियो पोस्ट करके नेपाल के युवाओं की बेरोजगारी का मजाक बना रहे थे। नेपाल में इतने बड़े विद्रोह का बैकग्राउंड नेपो किड्स की लग्जरी लाइफस्टाइल के शो ऑफ ने तैयार किया। नेपाल में कई महीनों से सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड्स ट्रेंड कर रहा था, जिसमें युवा नेताओं के बच्चों के महंगे कपड़े, विदेशी यात्रा, लग्जरी कारों को दिखाते हुए अपने गुस्से का युवा इजहार कर रहे थे। आज आपको नेपाल के उन नेपो किड्स के बारे में वो डिटेल दिखाऊंगा जो आपने अब तक नहीं देखी, जिनके शो ऑफ से नेपाल में इतने बड़े विद्रोह का बैकग्राउंडर तैयार हुआ। आपको यह भी बताऊंगा कि नेपाल के नेता अपने बच्चों को ऐश करवाने के लिए कैसे नेपाल के युवाओं का हक छीन रहे थे। लेकिन पहले नेपाल के नेपो किड्स की अय्याशी और उसके खिलाफ जेनजी के गुस्से की एक झलक देखी। नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह थी कि नेपाल में राजशाही साल 2008 में खत्म हो गई, लेकिन नेपाल के मंत्रियों और नेताओं के बच्चों के राजसी ठाट-बाट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए नेपाल के युवाओं का गुस्सा नेपो किड्स पर भी फूट पड़ा। नेपाल में सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली नेपो किड का नाम है श्रृंखला खातीवाड़ा, जो नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोधी खातीवाड़ा की बेटी। उनकी मां भी विधायक हैं। 29 साल की श्रृंखला 2018 में मिस वर्ल्ड नेपाल रह चुकी। वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है। उनकी एक एक रील, एक एक वीडियो आप देखते जाइए। आप नेपाल के नेपो किड की ये रील देखिए, जिसमें उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का पता चलता है। श्रृंखला नेपाल में कम और विदेशी यात्राओं पर ज्यादा रहती थी। लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर घूमते हुए रील्स पोस्ट किया करती थी। अब नेपाल के युवाओं को आग लग रही थी कि भाई हम तो यहां बेरोजगार बैठे हैं, ये देखिए कहां घूम रही है। श्रृंखला खातीवाड़ा जैसे नेपो किड्स की लाइफस्टाइल देखकर ही नेपाल के जेनजी का सब्र जवाब दे रहा है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले श्रृंखला के इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स थे, जो अब तेजी से घट रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर को भी जला दिया गया। देउबा और उनकी पत्नी को पीटा गया था, जिनकी बहू शिवना श्रेष्ठा भी सोशल मीडिया पर अपनी रईसी का खूब प्रदर्शन करती थी। नेपाल के जेनजी के निशाने पर थी। शिवना की शादी पूर्व पीएम देउबा के बेटे जयवीर सिंह से हुई, जिनकी आलीशान शादी के वीडियोज ने नेपाल के जेनजी के गुस्से को और बढ़ा दिया, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि देखो नेपाल के टैक्स पेयर्स के पैसों को नेपो किड्स की शादियों पर कैसे लुटाया जा रहा है। नेपाल के पूर्व पीएम देउबा के बेटे और बहू की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो बहुत ही शानदार जिंदगी बिताते दिख रहे हैं।
लग्जरी होटल, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, कैंडल लाइट डिनर चल रहा है। नेपो किड्स के ऐश की तस्वीरें नेपाल के युवाओं के मन में नफरत के बीज बो रही। नेपाल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के खिलाफ भी नेपाल के युवा प्रचंड गुस्से में, जिन्होंने अपनी पोती स्मिता बहल की शादी दिसंबर 2024 में और शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया। शादी के जो वीडियो आए थे उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। नेपाल की नेपो किड स्मिता दहल भी अपने महंगे लाइफस्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रही। महंगे महंगे लग्जरी ब्रांड्स के हैंडबैग, उसके साथ तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। नेपाल के पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा का तो अलग ही जलवा है, जो लग्जरी सामान के साथ अपनी लैविश लाइफ का सोशल मीडिया पर जमकर शो ऑफ करते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान सौगत थापा की एक तस्वीर खूब चर्चा में आई, जिसमें उसने क्रिसमस मनाने के लिए अपने महंगे ब्रांडेड जूतों के डिब्बों से पूरा का पूरा क्रिसमस ट्री बना दिया। इतना जूता है भाई के पास। इससे लोगों ने कहा कि इसकी अय्याशी और ऐश भरी जिंदगी का पता चलता है कि जूते के डब्बे इतने हैं कि उससे क्रिसमस ट्री बना दिया भाई। नेपाल के बाकी नेपो किड्स की तरह नेपाल के पूर्व कानून मंत्री का बेटा भी अपने महंगे शौकों की रील्स बनाकर नेपाल के युवाओं को चिढ़ा रहा था। नेपाल में नेपो किड्स की लग्जरी लाइफस्टाइल को देख देखकर नेपाल के जेनजी का पारा चढ़ा हुआ है। जेनजी खुलकर सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि भ्रष्ट नेता देश को लूटकर अपने बच्चों को अय्याशी करवा रहे हैं। नेपाल के एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की सैलरी सिर्फ 77,280 रुपए है, जबकि नेपाल में एक मंत्री की मासिक सैलरी 72,310 रुपया है। मुख्य विपक्षी दल के नेता की तनख्वाह 72,310 रुपया। नेपाल के राज्य मंत्री को हर महीने करीब 69,000 रुपए की सैलरी मिलती है और सांसदों को तो 66,530 रुपया। पब्लिक पूछ रही है कि इनमें से किसी की सैलरी लाख रुपया के पार नहीं है, तो इनके बच्चे ऐसे लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा इन्होंने महल कैसे बना लिया? जाहिर है इतनी कम सैलरी में तो सिर्फ सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकता है, लेकिन नेपाल में सिर्फ मंत्री ही नहीं, नेताओं और सांसदों की जिंदगी भी ऐश में कट रही। और यह कैसे मुमकिन हो रहा था, इसका पता ग्लोबल वॉच की रिपोर्ट से पता लगता है, जिसके मुताबिक नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली के स्विट्जरलैंड के एक बैंक में 41 करोड़ रुपए जमा है। पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल की दुबई में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। नेपाल के कई नेताओं और मंत्रियों ने दूसरे देशों में करोड़ों अरबों रुपए का निवेश किया हुआ है। नेपाल के युवाओं का यही तो आरोप है कि भ्रष्टाचार के इसी पैसे से नेता अपने बच्चों को अय्याशियां करवा रहे हैं। लेकिन जब जेनजी की सहमति से नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया, सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। सुशीला कार्की कौन है, आपको यह भी जानना चाहिए। देखिए, यही शपथ ले रही है। सुशीला कार्की ने 1975 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। 73 साल की सुशीला कार्की 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सख्त बयान दिए। सुशीला कार्की का नेपाल का नया पीएम बनना भारत के लिए अच्छी खबर है या नहीं, यह भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में उनके भारत विरोधी रुख ने भारत नेपाल के संबंधों में बड़ी दरार डाली थी। लेकिन सुशीला कार्की के आने से भारत नेपाल के लिए बड़ा मौका है कि वो अपने संबंधों को मजबूत करें। सुशीला कार्की खुद कह चुकी हैं कि वो पीएम मोदी का सम्मान करती हैं और भारत के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने की इच्छा रखती हैं। सुशीला कार्की ये भी कह चुकी हैं कि नेपाल और भारत के आम लोगों के बीच सदियों से दोस्ती, भाईचारा और सम्मान रहा है, जिसे मजबूत किया जा सकता है। पहले नेपाल के पीएम ओली चीन के प्रभाव में भारत का विरोध करते थे, लेकिन सुशीला कार्की से उम्मीद होगी कि वो भारत से रिश्तों को तरजीह देंगी। लेकिन अब आज की डेट में कौन नेता क्या निकल जाए बाद में कहा नहीं जा सकता। फिलहाल उम्मीद है कि भारत से नेपाल के संबंध पहले की तरह बेहतर, लेकिन अब उस रिश्तों के खजाने में क्या है ये तो भविष्य बताए। फिलहाल आपको अगला चैप्टर बताता हूं कि मथुरा के बांके बिहारी के खजाने में क्या है। 54 साल बाद खुलने जा रहा मथुरा के बांके बिहारी का खजाना, क्या क्या निकलने वाला है, कितना सोना, कितना चांदी, कितने जवाहरात। बांके बिहारी के खजाने की चकाचौंध हैरान कर देगी क्या, अब इसका चैप्टर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के एक तहखाने में खजाना भी है, जो तहखाना पिछले 54 साल से खुला ही नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.